सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं उसका आंसर कर देते हैं, ठीक है, ताकि बहुत सारे लोगों का मेजॉरिटी लोगों के आंसर्स तो इसी में सॉर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो ले लूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन था GS 5 और 6 के वीडियो से रिलेटेड। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? यस मैम। ठीक है, देखो GS 5 और 6 के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं GS 5 के, ठीक है, जो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि प्रीलिम्स आ गया था तो फिर लोगों ने देखना बंद कर दिया था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था, तो वो मैं कंटिन्यू करूँगी। बात आती है सोर्सेज की, ठीक है, तो GS 5 और 6 के सोर्सेज के बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछते हैं इसलिए हम उसको कवर करेंगे यहाँ पर। सी, तो GS 5 और 6 के जो सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी सोर्स अपने आप में परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और GS 5 और 6 का 2023 का आप लोगों ने सबने सुना होगा कि मार्क्स इतने अच्छे नहीं दिए गए हैं, राइट। तो हमको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स अब कैसे करेंगे? सबसे, किसी बच्चे ने लिखा प्रीलिम्स पढ़ेंगे तो उससे कंटेंट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा उससे कंटेंट। प्रीलिम्स और मेंस का अप्रोच हमेशा डिफरेंट होता है, और दो हमको पढ़ाई दोनों की इंटीग्रेटेड वे में करनी चाहिए, राइट। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, GS 5 और 6 के लिए जो भी मार्केट में सोर्सेज अवेलेबल हैं उनको रेफर कीजिए। ओनली IAS की बुकलेट है, ठीक है। इसके अलावा राकेश सारस्वत जो सबसे पहला सोर्स मार्केट में आया था वो अवेलेबल है, राइट। राकेश सारस्वत को रेफरेंस लीजिएगा, क्योंकि जो भी मार्केट में किताबें आई हैं उन लोगों ने रेफरेंस राकेश सारस्वत को ही लिया है, तो आपको भी उसी को रेफरेंस लेना है, राइट। उसके बाद आप किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। ध्येय IAS का अभी नई एक बुकलेट आई है तो वो अच्छी है, राइट। तो बेसिक सिलेबस देखो, उससे नोट्स बनाओ, कोई भी सिलेबस का टॉपिक हमारा छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स में मेहनत करनी है। करंट अफेयर्स की जो आपकी मेहनत होगी वो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स होंगे, क्योंकि आपको लोगों से आगे निकलना है अगर, तो जो मार्केट में वो दृष्टि की और पता नहीं किसकी किसकी किताबें आती हैं, सिर्फ वो सफाइस नहीं करेंगी। वेबसाइट्स पर जाइए, देखिए, जैसे अभी मैं रिसेंटली देख रही थी, तो जो विजन डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जय हिंद अश्विनी, ठीक है, तो उनका विजन डॉक्यूमेंट का अभी एक रीसेंट आया है 2023-24 का कुछ फाइनल उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। वरना अगर मेरे पास टाइम होगा तो आई ट्राई कि उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो अंडरलाइन कर या ऐसे कुछ प्रोवाइड करवा सकूँ। तो मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बेसिक सोर्सेज तो आपको करने ही हैं, ठीक है। साथ में आपको सरकार की वेबसाइट से चीज़ों को देख कर ढूंढ कर थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। देन 5 और 6 दोनों की बात हो गई। दूसरी बात आती है एथिक्स को कैसे अप्रोच करें। देखो, एथिक्स डिफरेंट होती है UPSC से UPPCS में। केस स्टडीज़ नहीं पूछी जाती, सबको पता है, लेकिन इतना भी हल्का नहीं है कि इसको आसान कह दिया जाए, क्योंकि देखोगे तो सेम सब्जेक्ट, सेम टॉपिक पर 4 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब मान लो एप्टीट्यूड या एप्टीट्यूड पर 4 जगह क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और वही सेम लाइंस आप हर जगह नहीं लिख सकते। आपको अगर डिफाइन करना है उन टर्म्स को, तो आपके पास थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के शब्दों के साथ खेला आना चाहिए, और साथ में कुछ पहले से प्लान आपके पास डेफिनेशंस होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पर सही से लिख सकें, ठीक है। सेम चीज़ अगर हर जगह लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद हमें अब शुरू कैसे करना है। देखो, एथिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले एथिक्स का सिलेबस देखो। वंस यू सी द सिलेबस, एथिक्स का सिलेबस देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, थोड़े से टॉपिक्स हैं। सिलेबस देखने के बाद ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, बुक्स पढ़ने के। हम देखेंगे, या तो हम विजन IAS के नोट्स देख सकते हैं, या फिर लगा रही हूँ सब नहीं देखना है, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक सुमित रेवड़ी सर ने किताब निकाली थी, अच्छा ऑप्शन है, सही तरीके से दिया हुआ है, उसको कर सकते हो। विजन IAS में थोड़ा सा UPSC के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, तो अगर आप UPSC और UPPCS दोनों को कर रहे हैं तो विजन IAS देखिए, वरना सुमित रेवड़ी सर की किताब देख सकते हैं। इसके अलावा एक लेक्सिकन का भी ऑप्शन है, लेकिन वो अपने आप में होलिस्टिक नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको हम यहाँ पर लाइट ले लेंगे। तो कुल मिलाकर किसकी बुक, सुमित रेवड़ी, जो ओनली IAS के एक सर हैं सुमित रेवड़ी सर, उन्होंने एक बुक रिलीज़ की थी, ठीक है, एथिक्स पर। शायद उनके टेलीग्राम चैनल पर देखोगे तो फ्रीली अवेलेबल भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन उठाना, उससे किताब को पढ़ने की कोशिश करना। एंड जब भी हम एथिक्स शुरू करेंगे तो हम रियलाइज़ करेंगे कि एथिक्स हमको पहली बार में समझ नहीं आएगी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन थोड़ा सा उसमें चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं जनरल स्टडीज़ वाली, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो उसको एक ही बार में सब समझने का हमें प्रेशर नहीं लेना है। अगर जो पढ़ चुका है वेल एंड गुड, ठीक है।
इट्स नॉट नेसेसरी टू रीड बुक्स, तभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स भी मैंने यहाँ पर विजन आईएएस के नोट्स बोला, तो वो अपने आप में एक किताब ही हो जाती है, ठीक है। तो इट इज़ अप टू यू, किताब अगर अलग से ले लो या फिर जो नोट्स अवेलेबल हैं वो ले लो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। उसके बाद मेंस की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर लोगों के विचार वैरी कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली यही रिकमेंड करती हूँ कि मेंस के नोट्स हाथ से बनाने चाहिए, क्योंकि मेंस का खेल ही सारा लिखने का है। तो अगर जब नोट्स बनाओगे तो आधी चीज़ें तब लर्न हो जाएंगी, और बार बार अपने नोट्स से रिवाइज करना सबसे आसान होता है। देखो, डेफिनेशन बेस्ड नोट्स ठीक है, लेकिन वंस यू हैव रेड इट, एक बार पढ़कर समझकर, डेफिनेशन वाला सब बनाते हैं, लेकिन एक बार हम पूरा कंप्लीट तो कर लें, उसके बाद लास्ट में लास्ट स्टेप ये होगा कि हमारे पास, मैंने भी वीडियो एक एथिक्स का बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि लास्ट स्टेप ये होगा कि जितने भी की टर्म्स हैं सिलेबस में, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल्स, उनसे रिलेटेड एक कोट्स 1-2 पेजेस में सब आ जाना चाहिए। वो शायद मैंने शेयर भी कर रखा है उनसे रिलेटेड नोट्स को, ठीक है। तो वो स्टेप बाद में आएगा, जब हमको कुछ पता ही नहीं है तो हम सिर्फ रट कर चीज़ों को नहीं कर सकते। पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए एथिक्स से रिलेटेड, उसके बाद हम एंड में जाकर ये काम करेंगे, ठीक है आकाश? ओके। उसके बाद मैं 2 मिनट में एक और क्वेश्चन का बता दूँ, उसके बाद मैं मैसेज पढ़ूंगी, ठीक है। देखो, आई दृष्टि के एक बच्चे ने पूछा है नोट्स बनाने के लिए, तो आई दृष्टि के नोट्स नहीं बनाने हैं। और मैं 2023 का अगर आप लोग पेपर देखें, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एनालाइज कर कर बताने का प्रयास करूँगी। आई दृष्टि इज़ ओवर हाइप्ड, ठीक है। जिसको देखो वो आई दृष्टि पढ़ा रहा है, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही हाइप दे दिया गया है। वो आई दृष्टि वाले भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि इतना हाइप क्यों दे दिया गया है हमको। देखो, पॉइंट ये है कि वो पूरे साल के करंट अफेयर्स दे रहे हैं और एक बहुत ही ट्रेडिशनल सोर्स रहा है, लेकिन उसके भरोसे जो लोग बैठे हैं कि आई दृष्टि कर ली तो हमारा करंट अफेयर सॉर्टेड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 2023 का पेपर उठाओ, 2023 से पहले भी निकली थी आई दृष्टि, अगर खुद के पास टाइम है तो थोड़ा सा एनालाइज कर कर देखो, समझ में आएगा। 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 30 क्वेश्चन के लगभग ऑन एन एवरेज करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो 10-12 मैक्सिमम 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आई दृष्टि से हो पाएंगे, ठीक है। तो आई दृष्टि अपने आप में, सी, करंट अफेयर्स के सोर्सेज के बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ। मैंने हमेशा कहा है 2 सोर्सेज रखो, ठीक है। ऑप्शंस में हमारे पास घटनासार अच्छा सोर्स है, क्रॉनिकल की मैगजीन है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं लेकिन सही करंट अफेयर्स देते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 सोर्सेज हैं। प्रतियोगिता दर्पण से कर सकते हो, किन्हीं भी 2 को कर सकते हो। मंथली घटना चक्र किए हैं, तो मंथली वाले से आपने अगर आई दृष्टि देखा तो सिमिलर लग रही है आपको कि उन्होंने कुछ काट छाट दिया है? देखिए, ओनली आईएएस की यूपी स्पेशल बुक मैंने देखी नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कह रही हूँ, करंट अफेयर्स सही है, लेकिन वो इतना ज़्यादा दे देते हैं, इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स दे देते हैं जिसको लर्न करना टफ हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हमको थोड़ा सा काटा छाटी कर कर अगर हम पढ़ पा रहे हैं स्मार्टली, तो फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले कर सकते हैं, ठीक है। वरना बहुत सारे मार्केट में मैगजीन्स अवेलेबल हैं, किसी को भी रेफर कर लो, बस 2 पर निर्भर रहो, ऐसा ना हो कि हम एक के भरोसे बैठे रहें। देन लास्ट क्वेश्चन और बता देती हूँ, फिर आप लोगों के क्वेश्चन एक बार साथ में देख लूँगी। पॉइंट आता है हिंदी का। सी, हिंदी आर की बात नहीं कर रही हूँ, मेंस के लिए हिंदी क्या करना है। मेंस के लिए अगर हिंदी देखो तो एक वोकैबुलरी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें विलोम वगैरह आते हैं, ठीक है, मुहावरे आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद एक अपठित गद्यांश, लेटर राइटिंग, ये सब आता है। तो अपठित गद्यांश और लेटर राइटिंग वाला जो पार्ट है उसको अभी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन वोकैबुलरी का पार्ट जो ऐसा है जो हमें आर में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आर नहीं दे रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं, तो हमको वोकैबुलरी का पार्ट लर्न करना है, ठीक है। अब इसको सोर्सेस के लिए क्या होंगे, इसके लिए बेस्ट सोर्सेस हैं PYQ, ठीक है। लेकिन PYQ अपने आप में सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या है, आपको करना है कि आप PN पांडे, हरदेव बहारी टाइप की कोई बुक खरीद लीजिए, बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, उनको देखकर डरना नहीं है, कोई भी मीडियम हो उनको खरीद लो, और उन बुक्स में जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है जिसमें विलोम दिए हैं, तो सारे विलोम उससे लर्न कर डालो। देखो, ये विलोम लर्न करना, मुहावरे लर्न करना इतने बल्कि इतने ज़्यादा है कि ये ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है, और एक बार में ना लर्न होगी, और जिनका मीडियम इंग्लिश है उनके लिए तो और भी टफ होगा मात्राओं को याद रखना, मात्राओं को लगाना, ठीक है। तो इनको रोज़ अगर हम थोड़ा करते रहेंगे, हमने रोज़ आधा घंटा निकाला, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लर्न हो जाएगा। और जिस हिसाब से एग्ज़ाम के डिले होने की चांसेस हैं,
तो मेंस के लिए जो भी स्ट्रैटेजाइज करे, एक बार डेट कंफर्म हो जाए उसके बाद मैं भी बताऊंगी, लेकिन उसमें हिंदी को भी इंक्लूड करना चाहिए, स्पेशली हिंदी का वोकैबलरी वाला पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद यही 3 क्वेश्चंस थे मोटे मोटे। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ। कोई बोल कर क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे सिर्फ मैसेज ही पढ़ना है। ये तनु बताओ। मैम अभी तक मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी है। अगर प्रीलिम्स पोस्टपोन हो जाता है तो फिर मतलब किस टाइप की स्ट्रेटेजी रखनी है? मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ा है? नो मैम। मैम एक्चुअली आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। तो मेंस का पढ़ा होना चाहिए ना। नो मैम, उसके हिसाब से पढ़ा है। मतलब यूपी पीसीएस के हिसाब से मैंने कुछ भी, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है मेंस के हिसाब से। नहीं, तो अगर यूपीएससी के हिसाब से पढ़ा है तो ये बताओ ना, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो डिफरेंट एकदम चीज़ हो जाती है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है। जीएस No, में वो तो मुझे पता है। मतलब क्वेश्चंस मैम पैटर्न डिफरेंट हो जाता है ना मैम, हाँ, अप्रोच डिफरेंट हो जाती है मैम। किस टाइप का आंसर लिखना है, क्या पूछा जा रहा है, उसमें बहुत हाई लेवल का मैम बहुत पूछा जाता है मैम। देखो, अगर यूपीएससी के हिसाब का पढ़ा है तो कंटेंट तो सेम ही पढ़ रहा है, चाहे वो यूपीपीसीएस दे रहा हो चाहे वो यूपीएससी दे रहा हो, कंटेंट सेम पढ़ रहा है इंसान, ठीक है। विजन आईएएस की मैगजीन्स और जो भी बेसिक सोर्सेज हैं किताबों के, ठीक है, वही किताबें पढ़नी है। बस पीवाईक्यू से स्टार्ट कर सकते हो। चाहो तो अगर टाइम मिल जाता है मार्च अप्रैल तक तो रोज़ आंसर राइटिंग करना आप लोग शुरू कर सकते हैं। किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, वरना अगर कोई ज्वाइन करने वाला नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है और अपनी तरफ से डिसिप्लिन है, तो फिर पीवाईक्यूज 4-5 साल के पेपर हो चुके हैं, पीवाईक्यूज उठाओ और उनको करो। कोई भी, अब आप लोग पूछेंगे कि कौन से रेफरेंस बुक को यूज़ कर सकते हैं पीवाईक्यूज के लिए? मॉडल आंसर्स, राइट। तो कोई भी मॉडल आंसर भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। अब तुम कहोगे हर चीज़ में यही बता देती हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी ने भी बहुत अच्छे से मॉडल आंसर नहीं दिए। और जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें हमको डायग्राम भी ऐड करना है, मैप भी ऐड करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती है, राइट। तो उन सारी चीज़ों को अगर हमें ऐड करना है और हम सिर्फ उसमें कंटेंट देख रहे हैं तो वो अपने आप में परफेक्ट कैसे हो पाएगा, राइट। तो उनसे थोड़ा सा रेफरेंस ले लो कि अच्छा इन्होंने ये वाले पॉइंट्स दिए, इन्होंने ये वाले डायमेंशंस दिए, और उसको अपनी तरफ से उसमें चीज़ों को वैल्यू ऐड करके आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हो, मॉडल आंसर्स, राइट। तो यूपी ओके। तो तनु, जो तुम्हारा क्वेश्चन था तो बस यही है कि अगर तुमने जीएस 5 और 6 को स्टार्ट कर दो, आई वुड से, ठीक है। अगर Yes, मार्च ma'am. अप्रैल में होता है तो फिर उसके लिए आंसर राइटिंग कर सकते हो पीवाईक्यूज की हेल्प से, और जीएस 5 एंड 6 का सिलेबस देखो और उसमें कुछ नोट्स वगैरह जो भी बनाने हो उससे स्टार्ट कर सकते हो। मैम अगर दिसंबर में हो प्रीलिम्स तो कब से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? देखो, अगर दिसंबर में होता है तो फिर इतना टाइम नहीं है, ठीक है। 1 महीना कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो उसमें ये कर सकते हो, सब चीज़ें मत उठाना, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो। जीएस 5 उठा लेना, ठीक है। जीएस 5 का थोड़े से नोट्स, ठीक है, उसके क्या क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए हैं वो करने की कोशिश करना। जीएस 1 to 4 भी करोगे, 5 भी करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि एक ही महीना मिलेगा फिर एक्स्ट्रा। तो 1 महीने में जीएस 5 को उठाकर उसको होलिस्टिकली कंप्लीट करने की कोशिश करना। ओके मैम, थैंक यू। ओके। श्रेय बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? एक बार हाथ उठा लीजिए तो मैं क्वेश्चन, किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो। श्रेय बताइए। मैम श्रेया। यस मैम, नेम में एक्चुअली मेरे भाई की आईडी है। ओके ओके, ठीक है श्रेया बताइए। मैम मैंने जीएस 4 मतलब 5 एंड 6 जो है वो किया हुआ है ओनली आईएएस से ही, और एथिक्स का जो है उसका थोड़ा बहुत किया है, लेकिन मैम नोट्स नहीं प्रिपेयर है मेरे, मतलब मेंस के। और बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा चीज़ें जैसे कि आर्ट एंड हिस्ट्री, मतलब आर्ट एंड कल्चर किया है हिस्ट्री का, वो भी नितिन संघानिया सर की बुक से थोड़ा सा। बाकी डिटेल्ड उसका नोट्स नहीं, उनके नोट्स से ही किया है और उनकी बुक से भी थोड़ा बहुत रेफरेंस लिया है, लेकिन मैंने अभी तक हैंड रिटन नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं मीन्स के लिए। अच्छा। और जो अभी पेपर जैसे ये पोस्टपोन होने के लिए बोल दिया गया है कि हो जाएगा, जब से ये हुआ है मैम तब से जो रेगुलरिटी है ना वो बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब हो गई है। अब दिन में जैसे पहले जो पढ़ाई हो पा रही थी वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है एक तरीके से। मुश्किल से 3 घंटा निकल पा रहा है, बस मन ही नहीं कर रहा करने का। वो तो बहुत बड़ी समस्या है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वही है कि अब उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता ना, ये तो अपने हाथ में ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, पॉइंट ये है कि ये चीज़ हम नोट्स बना रहे हैं या नहीं, ये जितने लोगों से पूछोगे ना उतने लोग अपने अपने अलग अलग विचार देंगे, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से मेजॉरिटी जनता मेंस के लिए तो ज़रूर रिकमेंड करेगी नोट्स बनाने का, ठीक है। एक चीज़ आप लोग और कर सकते हैं, टेलीग्राम में इतनी सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। टेलीग्राम में टॉपर के नोट्स ढूंढ सकते हो। जैसे मेंस के नोट्स कैसे बनाने हैं कई लोगों को नहीं समझ में आता,
तो मैं मैम उनकी यूपीपीसीएस मैंने नोट्स भी रीड किए हैं, मैंने रीड किए, लेकिन मैंने उनका कुछ कंपाइल करके उसका मैंने बनाया नहीं है। मैंने जैसे कई सारे टॉपर्स के जो नोट्स हैं वो मैंने जो है हिस्ट्री के चेक किए थे, क्योंकि हिस्ट्री इसका यूपीपीसीएस का काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, तो उसका किया था। और दूसरा मैंने फोर्थ और फिफ्थ का मतलब एथिक्स का भी किया है, और फिफ्थ में भी जो फिफ्थ जीएस फिफ्थ है उसमें भी थोड़ा बहुत रीड किया, अच्छा लेकिन उससे कुछ मतलब ठीक है। पैटर्न समझ आया, लेकिन बहुत डिफरेंट है, हर टॉपर का अलग अलग एकदम अलग पैटर्न है उनका रिटर्न का भी। हाँ, कोई सबका स्टोरी अलग बेस पे होगा। लिखता है। देखो पॉइंट ये है, हमको अपने नोट्स इसीलिए बनाने हैं। नोट्स बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट मोटो क्या होता है कि हम उसको बार बार रिवाइज कर सकें। कोई भी चीज़ हम एक बार पढ़ेंगे तो क्या हमको याद रहेगी? और मेंस में तो हमको कोई एमसीक्यूज तो मिल नहीं रहे कि हमको कुछ याद आ जाए और हम टिक कर लें। मेंस में तो सब कुछ रिकॉल कर कर लिखना है। जब हम अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं। उसी में बार उसके बाद हम उसमें हमने कुछ नया पॉइंट कहीं पर देखा, हमने किसी टॉपर के नोट देखे कि अच्छा ये वाला पॉइंट इसने अच्छा ऐड किया। रुक जाइए एक सेकेंड। ठीक है, तो हमको लगा अच्छा इन्होंने ये चीज़ अच्छी ऐड करी है, तो हमने जो अपने बेसिक नोट्स बना रखे हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसको वैल्यू ऐड कर लेंगे। वैल्यू एडिशन क्या होता है? हमने एक बेसिक नोट्स तैयार कर लिए जिसको हमें 1000 बार पढ़ना है। जब 1000 बार पढ़ लोगे, लिटरली 1000 बार कह रही हूँ, जितने बार उसको रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा वो पक्के होंगे। वहाँ पर अच्छा कंटेंट हम लिख कर पाएंगे कि हम हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, फिर हम उसको रिवाइज करना पाएँ प्रॉपर्ली, क्योंकि हमारे पास कोई कंपाइलेशन तो है नहीं। और बिना कंपाइलेशन के याद करना बहुत टफ होता है। एक जीएस के पेपर, GS1 मान लो, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है। आई अंडरस्टैंड ज्योग्राफी हिस्ट्री हर चीज़ के नोट्स नहीं बना सकते, कुछ चीज़ों को बुक्स में अंडरलाइन कर लो, लेकिन एक होनी चाहिए कि एक GS1 की कॉपी है, इसमें हम चीज़ों को रखेंगे और बार बार जब हमको GS1 रिवाइज करना होगा तब हम इसमें करेंगे, राइट। और जो शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे कहीं से कुछ भी पढ़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसी नोट्स कॉपी में ऐड होने चाहिए, क्योंकि रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करते। और मेंस का सारा खेल लिखने का है और अच्छा कंटेंट लिखने का है। कई बार हम क्या करते हैं, हमें लगता है हम लिख तो आए हैं लेकिन सेलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे। पॉइंट ये है कि हमारा कंटेंट जो है वो बहुत लैकिंग होता है। कंटेंट याद तभी रहेगा ना जब हम रिवाइज करेंगे। इसीलिए मैं सबको ये रिकमेंड करती हूँ कि नोट्स बनाने चाहिए अपने हाथों से। सारी चीज़ों के नहीं बना पा रहे हो तो 50% के नोट्स अपने हाथों से बना लो, 50% बुक से रेफर कर लो, ठीक है? ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके, हर्षा बताइए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा भी कुछ मिलता जुलता सा ही क्वेश्चन है मैम। जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, मैंने इस बार अटेम्प्ट भी दिया था, तो मैम मैंने लास्ट 2 मंथ से ही प्रिपेयर मतलब इसके लिए यूपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैम। जैसे मैम मेरा जीएस का तो सिलेबस सारा कंप्लीट है, GS 1 2 3। इथिक्स मैम मैंने मतलब एक बार नोट्स बना के, एक्चुअली मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी मैम, तो मेरे एक एक बार नोट्स तो बने हुए हैं, पर मैंने कभी उसकी अभी तक मैम प्रैक्टिस नहीं की। GS 1 2 3 की तो मैंने आंसर राइटिंग की थी, पर 4 की नहीं की। मतलब इथिक्स मेरा प्रिपेयर नहीं है, ना ही ऐसे। तो मैम मैं ये कंफ्यूज हूँ कि जैसे अगर दिसंबर तक एग्जाम जाता है तो मैम मैं उसी की जो मैंने एक बार प्रिपेयर कर रखा है उसे ही रिवाइज करूँ, उसी की आंसर राइटिंग करूँ अगर मेंस में लेके चलती हूँ, या फिर पेपर 6 और 5 को मैम स्टार्ट करूँ, या उसको बाद में ही करूँ, प्री के बाद? ओके ओके, देखो जनरल सर्कमस्टांस में अगर मान लो दिसंबर में एग्जाम होता है तो मैं सबको ये रिकमेंड करूँगी जिसने GS 5 और 6 नहीं छुआ है वो GS 5 या 6 से शुरू करे, ठीक है। लेकिन क्योंकि दिसंबर में ज़्यादा टाइम नहीं है कि 2 पेपर प्रिपेयर कर लोगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिसके पास GS 4 के नोट्स हैं, क्योंकि GS 4 भी इतना हल्का नहीं है, अगर हमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमको थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा। 1 2 3 आसान है क्योंकि हम उससे थोड़े से कनेक्टेड होते हैं, हमें चीज़ें पता हैं उससे रिलेटेड, राइट। तो पॉइंट ये आता है कि अगर दिसंबर में होता है तो GS 4 को पढ़ो, मार्च अप्रैल में अगर एग्ज़ाम होता है तब GS 5 और 6 को भी करो, ठीक है। क्योंकि GS 4 के नोट्स हैं तो नोट्स अगर हैं तो उसको एक बार 2-3 बार पढ़ना पड़ता है एथिक्स को, तब एथिक्स समझ में आती है। और GS 5 और 6 फिर बाद में कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए आयुषी बताइए। आयुषी पूछना है आपको कुछ? गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। मैम ये पूछना था कि ये यूपी का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए किस सोर्स से कवर करें, बिकॉज वो हिंदी में इकोनॉमिक सर्वे कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा देखो है। यूपी गवर्नमेंट का देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे आज सच नहीं निकालते हैं, एक कुछ निकालते हैं आर्थिक की रिव्यू करके कुछ निकालते हैं, ठीक है।
उसको देखो इंग्लिश जी। मीडियम, हाँ, तो उसको वो इंग्लिश मीडियम में मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं एक बार देख कर उसको बता दूंगी कि उसको कैसे इंग्लिश मीडियम के सोर्सेज से करना है। जैसे जनरली मैं कहती हूँ कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको करना है यूनियन का, तो ये नहीं है कि आप खुद पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने बैठ जाए, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप जी। बहुत इंटरेस्टेड हो चीज़ों में, जो भी मैगजीन्स निकलती हैं उनसे हम उनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। जो जी अच्छी मैम। स्टैंडर्ड मैगजीन्स है उससे हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके। जी। ओके, थैंक यू। ओके, अभिषेक बताइए। हाय मैम, गुड इवनिंग। हेलो अभिषेक, गुड इवनिंग। मैम, मैंने जैसे पेपर 5 और 6 के नोट्स बनाए थे, टारगेट इस टेस्ट वर्ल्ड के नोट्स थे मैम, क्वेश्चन फॉर्मेट में। अच्छा, ओके। और मैम मैंने कुछ गूगल से कीवर्ड जो मेंशन किए हुए थे उनसे उसके नोट्स बनाए थे। हम्म मैम अभी मैं उनको प्रिपेयर करूं, जैसे अगर दिसंबर के बाद एग्जाम होता है तो मैम मैं उन्हीं को प्रिपेयर करके उसमें डेटा ऐड ऑन कैसे कर सकते हैं? और तो कैसे उन्होंने कैसे करवाए थे? क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में कराए थे? यस मैम। अच्छा, देखो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में कराते हैं, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो तरीका गलत है, हम सिलेबस के पॉइंट से करें चीज़ें तो बेटर रहती हैं। बट कोई बात नहीं, अगर उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट से कराए तो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। यस मैम, मैंने खुद भी मतलब सेल्फ भी गूगल से निकाल के जो कीवर्ड दे रखे हैं मैम, मेंशन किए हुए हैं, उनके भी नोट्स बनाए सेपरेटली। आपने खुद भी कर लिया तो ठीक है, आपको उसी को रिवाइज करना है और करंट अफेयर्स से उसमें वैल्यू एडिशन करना है, ठीक है। मैम करंट अफेयर्स में विजन का 365 जो मेंस आता है उसी से ऐड ऑन कर सकते हैं ना इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, विजन आईएएस की जो 365 आती है वो अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड है और उसी से करंट अफेयर्स करने चाहिए मेंस के लिए। अदरवाइज ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से विजन आईएएस इज द बेस्ट, ठीक है। मैम इसमें एसए जो लिखना होता है मैम, तो इसका यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में एसए में मैम कुछ डिफरेंस है, जिसमें बोलते हैं कि आपको कविताएं और इस टाइप से इंक्लूड करनी चाहिए इसमें स्टेट पीसीएस में। बिल्कुल करनी चाहिए। मैम प्लीज एक बार बताइए। देखिए, जब ऐसे हम यूपीपीसीएस का लिख रहे हैं तो उसमें हमको हर टॉपिक वाइज, जैसे विमेन से समझ लो, अगर जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें अपने आप कुछ ना कुछ टॉपिक्स हम निकाल लेंगे। एक तो ऑलरेडी उनके टॉपिक्स सेग्रीगेटेड हैं, और हम खुद जब देखेंगे तो हम भी टॉपिक्स निकालेंगे कि विमेन से ज़रूर पूछा जाता है, एक हेल्थ का टॉपिक हो गया, एक एजुकेशन का टॉपिक हो गया। तो इन सब में, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हम एटलीस्ट 5-5, 6-6 कोटेशंस, ठीक है, उनको प्रिपेयर कर रख लें। डेटा तो हमारा जीएस से हो जाएगा, जीएस को यूज़ कर लेंगे। तो जब हमारे पास सबसे रिलेटेड 6-6 कोटेशंस हमने रख ली होंगी, तो जिस भी प्रकार का एसे वहाँ पर पूछा जाएगा तो उन्हीं 4-5 को घुमा कर हम उस एसे में यूज़ कर लेंगे। और 7-8 पेजेस का अगर हमें ऐसे लिखना है तो हर पेज में एक कोटेशन आ गया तो इट विल वर्क, ठीक है। ओके, आरजू बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे इकोनॉमिक्स के हम मेंस के नोट्स मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, तो मुझे क्या इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स ऑलरेडी बनाने हैं मेंस के हिसाब से? इकोनॉमिक्स के नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, और बजट और देखो विजन आईएएस से हो जाएगा। वो विजन आईएएस की मैगजीन लोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल बनाने हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट्स एज सच नहीं बनाओगे तो वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जो बेसिक टर्म्स है इकोनॉमिक्स के वो हमने बना लिया, उसका ठीक है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स तो अपने आप में एक करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, ठीक है ना मैम यस। मैम एक्चुअली मेरे एक ये है प्रॉब्लम कि मुझे ना दूसरों की बुक्स से समझ इतना नहीं आता जितने कि मुझे खुद के नोट्स से अच्छे से आता है। तो मैम जैसे एथिक्स है तो उसमें मुझे एक तो प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कीवर्ड्स कहाँ से निकालूं। बहुत ज्यादा मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैरायटीज बहुत होती हैं क्वेश्चंस में। तो मैम मुझे ये बताइए कि आप कौन सी वेबसाइट सबसे ज्यादा रेलिवेंट है टॉपिक्स वाइज नोट्स देखने के हिसाब से? किस सॉरी मैं समझी नहीं, क्या कर रहा है मतलब किस कोचिंग के इंस्टीट्यूट की वेबसाइट सबसे ज़्यादा वो है? मैम जैसे कि एथिक्स में नोट टॉपिक्स बहुत कम दिए होते हैं। हाँ। तो ऐसी कोई वेबसाइट है जिसमें टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो दे रखे हो? नहीं, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लो, किसी ना किसी ने ज़रूर बताया होगा। वरना एक अनुदीप दूरी शेट्टी करके जो सर हैं, यूपीएससी टॉपर है शायद, उन्होंने एक वेबसाइट में एथिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए वो बता रखा है, ठीक है। उन्हीं की वेबसाइट है वो। मैम आजकल फिलोसफिकल बेस्ड ऐसे भी आते हैं बहुत ज्यादा। देखो यूपीपीसीएस में नहीं आते हैं, मैम यूपीएससी के हिसाब से।
यूपीएससी के हिसाब से यस, यूपीएससी के हिसाब से बिल्कुल आते हैं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में थोड़ा सा अप्रोच का डिफरेंस होता है। अगर यूपीएससी के हिसाब से देख रहे हो तो भी गूगल सर्च कर लेना, किसी ना किसी ने सब टॉपिक ज़रूर बताए होंगे एथिक्स के, उसको कर सकते हो। और बाकी सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो अपने आप हमको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, अपने आप हम कीवर्ड्स निकाल कर देखने लगेंगे, अगर हम किसी अच्छे स्टैंडर्ड जगह से कर रहे हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ओके। और मैम जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं करंट अफेयर्स से यूपी स्कीम्स के बारे में पूछे जाते हैं जो हमने नहीं सुन रखे होते हैं, तो वो मुझे कहाँ से पढ़ना है? देखो ऐसा नहीं होगा कि हमने नहीं सुन रखे हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, मैगजीन्स में मिल जाएंगे। अगर मैगजीन में नहीं मिलते हैं तो यूपी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, मैंने शेयर भी कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर, उसको देखना, वहाँ पर जितनी भी उनकी वो है ना योजनाएं, सब उसमें एक साथ मेंशन है। ओके ओके मैम, आप एक बार फिर से प्लीज दे देंगी वाली वेबसाइट टेलीग्राम पे अपने? हाँ, मैं शेयर कर दूंगी दोबारा, मैंने एक लिंक शेयर किया था, काफ़ी टाइम हो गया, आई शेयर इट अगेन, ठीक है। और मैम मेरी जो एक्चुअली हिंदी की राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा गंदी है और मेरे को स्पेलिंग्स लिखनी नहीं आती है हिंदी में। तो आरजू आपको यूपीपीसीएस का भी पेपर देना है ना? यस मैम, दोनों देना है, तो हिंदी की राइटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी और हिंदी की जो मात्राएं हैं वो भी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, लेकिन उसका इस पर बहुत पकड़ होता है। और हिंदी जो पेपर होता है, हिंदी पेपर में हिंदी मीडियम के मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 150 में उनके 105 108 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। और अगर हमारी राइटिंग नहीं अच्छी है, और राइटिंग मैटर करती है, कोई बात ये माने चाहे ना माने, लेकिन मेंस में राइटिंग मैटर करती है, ठीक है। और उसके बाद मात्राओं की बात आती है, हमने गलत कर दिया, वहाँ पर कोई प्रोफेसर है जो एकदम एज्ड है, जिनकी हिंदी अच्छी है, तो वो हमको मार्क्स ही नहीं देंगे, हमको 60-65 मार्क्स में लटका देंगे। तो यहीं पर अगर 40-50 मार्क्स का डिफरेंस आ गया तो मेंस कैसे क्वालिफाई होगा? यस मैम। है ना, तो इस पर वर्क तो करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है यहाँ पर। ओके और मैम ये पूछना था, जैसे मैं मेंस इंग्लिश मीडियम में दूंगी तो मैं हिंदी क्या क्या कोड्स ऐड कर सकती हूँ बाकी मेंस के क्वेश्चंस में? हिंदी के कोड्स ऐड कर सकते हो, लेकिन उसको फिर ब्रैकेट में इंग्लिश में एक्सप्लेन करो। ओके ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, विकास बताइए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मुझे बेसिकली तो प्री का पूछना था, जैसे कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करता हूँ अभी भी। मुझे एक्चुअली यूपीएससी वालों के बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे, और मैं एक बस मैं सुन रही हूँ विकास, जस्ट अ सेकेंड, मैं बस एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं अगर आपको कुछ यूट्यूब के माध्यम से या फिर अभी कुछ बता रही हूँ, तो अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कुछ अलग बता दूँगी, ठीक है। आज ही एक बच्चे से मेरी बात हुई है, आई एम नॉट वेरी श्योर वो इसमें है या नहीं, तो ऐसा लगता है उन लोगों को कि मैम से अगर पर्सनली मैंने पूछ लिया तो मैम कुछ अलग बता देंगे। ऐसा कुछ मैम छुपा कर रेडी नहीं हुई है, जो बताना है वो यही बता देंगे, ठीक है। यस विकास, पूछिए। हाँ मैम, बेसिकली तो मतलब मैं यूपीएससी की करता हूँ, मेरा मतलब मेंस का तो है प्रिपरेशन, मैंने मेंस भी लिखा था यूपीएससी का। मुझे लेकिन प्री में यूपी पीसीएस के इसमें बहुत मतलब ऐसे डर है। मैंने जैसे घटना चक्र किया है लेकिन पूरे नहीं कर पाया हूँ, मतलब थोड़े थोड़े, और मैं आईएएस पाठशाला की जो 1 लाइनर थे ऑलमोस्ट मैंने वो पूरे किए हैं। अच्छा, तो मतलब मुझे लगता है कि जैसे मेंस के लिए तो मैंने जैसे हिंदी का एक सब्जेक्ट मुझे करना पड़ेगा बाद में, और जीएस 5-6 करना पड़ेगा, और तो मेरा मतलब नोट्स भी बने हैं मेरे हर चीज के, और मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी एक्सटेंसिवली दूसरी चीजों की करके रखा है। बट मेरा प्री का ही सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम लगता है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखो घटना चक्र कई बार लोग उसको गलत ले लेते हैं कि घटना चक्र इतनी मोटी है कैसे पढ़ेंगे, सब लोग रिकमेंड कर देते हैं। तो घटना चक्र बेसिकली PYQs, ठीक है, और उसमें उन्होंने सेग्रीगेटेड वे में दे दिया है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें खुद ही किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। जब घटना चक्र पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये बायो में विटामिन बहुत पूछते हैं, ठीक है, हमको उसी से पता चल जाएगा। तो इन केस घटना चक्र नहीं हो रहा। पहली बात तो IAS PCS पाठशाला का जो है मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे पता है कि उन्होंने जो 1 लाइनर्स दिए हैं वो उसी से दिए हैं घटना चक्र से, शायद, है ना। तो अगर वो कर लिए हैं तो वेल एंड गुड। और साथ में क्या कर सकते हो, PYQs अटेम्प्ट करो, पेपर्स। PYQ तो कर लिए हैं, मतलब PYQs इन द सेंस पिछले 5 सालों के वेबसाइट पे उनके पड़े हुए हैं, uppcs.up.nic.in को जब करोगे तो उसमें 5 सालों के पेपर्स आ जाएंगे। उन 5 सालों के पेपर्स को डाउनलोड करो और उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो ऐसे पूरा पेपर 2 घंटे बैठ के वैसा करना है आप बोल रहे हो? अटेम्प्ट 1.5 घंटे में करो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छोड़कर। यस, मैं वैसे बोल रही हूँ, मैं PYQs तो वो अलग हो गए, हमने रख लिया। PYQ तो जैसे बुक खरीदा था तो 2010 तक तो कर ही लिया हूँ मैंने पूरे वो। ठीक है फिर, ठीक है। देखो यूपीएससी और यूपीपीसीएस वालों में बस डिफरेंस किया जाता है कि यूपीएससी वाले जब यूपीपीसीएस में आते हैं तो उनको फैक्ट्स से डर लगने लगता है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स के लिए हम PYQs को ही हेल्प ले सकते हैं, ठीक है।
और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो ज्योग्राफी में हम बहुत कॉन्सेप्ट्स पढ़ कर आए होते हैं, तो PYQs में हम देखते हैं कि सारे डेजर्ट्स पूछ रहा है, सारे प्लेट्यूज पूछ रहा है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सिर्फ PYQs तक सीमित ना रहकर थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर हम एक्स्ट्रा लर्न कर लें। मैम तो घटना चक्र भी करना पड़ेगा, मतलब जैसे अगर दिसंबर तक हो जाती है तो मैं ट्राई करूँ क्या पूरी घटना चक्र खत्म करने की? नहीं, क्यों ट्राई करना है? 2010 तक के पेपर कर लिए हैं, IAS PCS पाठशाला वाले वन लाइनर्स कर लिए, तो घटना चक्र क्यों? पहले यूपी पीसीएस मेरा प्री कभी नहीं निकला, नहीं तो यूपीएससी का निकल जाता था। ऐसे मेरे यूपी पीसीएस में कम ही मार्क्स हैं, तो मुझे लगता है कि अभी मतलब यही है करना है। देखो प्रीलिम्स निकालने का एक बताऊं मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है रिवीजन, कि हमने अगर जो चीज़ पढ़ी है उसको हम बार बार पढ़ें। हम एक ही चीज़ को 10 जगह से पढ़ेंगे तो वो आवश्यक नहीं है। जो हम एक बार पढ़ चुके हैं उसको हम बार बार पढ़ें, जो हमारे बेसिक नोट्स हैं उसको हम बार बार पढ़ें। रिवीजन नहीं करता है इंसान, इसीलिए उसका प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है, क्योंकि एंड में जाकर वो 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, क्या लगता है 2 में से क्या होगा? थोड़ा सा पढ़ लिए होते ये चीज़ स्ट्राइक नहीं कर रही, ठीक, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन रिवीजन करते रहो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। PYQs में जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको दोबारा लर्न कर लो। घटना चक्र इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ, ठीक है? ओके मैम, और आई दृष्टि तो जैसे कर ही रहा हूँ मैं वो तो, और आपके करंट अफेयर भी फॉलो ही कर रहा हूँ। हाँ, मेरे करंट अफेयर्स फॉलो करते रहो, हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके, सानिध्य बताइए। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, I have done my graduation this year, but due to age constraint मैं इस साल नहीं दे पाया एग्जाम। तो मुझे ये पूछना था कि 26 के प्री 25 के प्री के लिए मुझे मतलब कितने टाइम पहले से करंट अफेयर्स शुरू करने चाहिए और कैसे मैगजीन्स फॉलो करनी चाहिए, वीकली या फिर मंथली, और उनके नोट्स वगैरह भी बनानी चाहिए क्या? ओके, ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी एड्रेस दिस क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, फिर से बता देती हूँ। देखो, जो 2024 का पेपर नहीं दे रहा है उसको करंट अफेयर्स के नोट्स कुछ नहीं बनाने, ठीक है? उसको बस मोटे मोटे इवेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रीलिम्स में देखोगे तो प्रीलिम्स में बहुत अपॉइंटमेंट पूछता है, कौन सी रीसेंट एक्सरसाइज हुई, नहीं बहुत रीसेंट वाली चीज़ें जो अभी हमें नहीं देखनी है। हमको क्या देखना है, जैसे अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट पे है, ठीक है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन कैसे रहें, ठीक है? हमको ये पता होना चाहिए कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में चाइना का क्या सीन है, तो जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है, उसकी अवेयरनेस और उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी आपको गेन करनी है। आपको कोई भी ऐसी मैगजीन नहीं पढ़नी है जो हमें वन डे एग्जाम के करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करवाएगी, क्योंकि जब तक आपको प्रीलिम्स देना होगा, अभी 2024 वाले तो बेचारे दे नहीं पा रहे, तो जब 25 वालों का मौका आएगा तब तक ये सब कुछ रेलेवेंट ही नहीं रह जाएगा। जो 4 महीने पहले की न्यूज़ थी वो अगर अभी देखोगे तो वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? आकाश, मैं देखती हूँ आपका क्वेश्चन, एक बार मैं इसको रिप्लाई कर दूँ, ठीक है? तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो तो, कई बार बच्चों को नींद आने लगती है न्यूज़पेपर पढ़ने में, इसलिए मैं हमेशा उनको रिकमेंड करती हूँ कि एडिटोरियल एनालिसिस बहुत सारे चैनल्स चलाते हैं, जैसे ओनली आईएएस के सुमित रेवरी सर को मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वो हिंदी में बताते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना। उनको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज किसी को भी फॉलो कर लो। एक न्यूज़पेपर से अपने आप को लिंक्ड रखो ताकि हमें अवेयरनेस रहे, हो गया है, ठीक है? जो वनडे वाले करंट अफेयर्स हैं वो हम जब प्रीलिम्स का फॉर्म भरेंगे तब से शुरू करेंगे, ठीक है? जब प्रीलिम्स का फॉर्म निकलेगा तब उसके 2-4 महीने बाद ही पेपर होगा, तब से कर सकते हो, ठीक है? एक आइडिया हो जाएगा, एटलीस्ट इनका मेंस हो जाए 2024 वालों का, तब से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैम। ओके सानिध्य। सूरज कुमार बताइए। अच्छा रुको, मैं आकाश का क्वेश्चन ले लूँ। फॉर मेंस राइटिंग आई रोट UPSC PYQ प्लस UP PCS PYQ, विल इट सफाइस? येस। देखो, PYQs बहुत हेल्पफुल हैं। UPSC के PYQs अगर आप लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, UPSC में क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, UP PCS में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिए जाते हैं। तो UPSC में बहुत ज़्यादा जो घुमावदार क्वेश्चन हैं उनको स्किप कर सकते हैं, वहाँ से हम थीम उठा सकते हैं। समझ रहे हो कि इन्होंने अच्छा इस थीम से क्वेश्चन पूछा है तो ये वाला थीम हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है UP PCS के लिए, ठीक है? ओके आकाश, आंसर, ठीक है? हाँ बताइए सूरज, बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन है, आपके एक्सपीरियंस से ये अगर 27 अगर एग्जाम होता है तो इंडियन हिस्ट्री में मतलब किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा है? मतलब कि मैंने तीनों मतलब सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, मतलब एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पढ़े हैं, लेकिन मतलब चांसेस किस में ज़्यादा है कि मतलब किस क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं? मैं ये पूछना चाहता था आपके एक्सपीरियंस से। किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं?
मतलब बन सकते हैं? मतलब मैंने पढ़े तीनों हैं, मैंने पीवाईक्यू भी देखे हैं, लेकिन आप एंशियंट, मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? जी जी मैम। तो नो डाउट मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, मॉडर्न यही हिस्ट्री पता सबसे था। बड़ा लार्ज पार्ट वो करता है पेपर का। 3 मेजर सब्जेक्ट जो हैं जिन पर हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए और जिन पर हमको सिर्फ पीवाईक्यूज पर निर्भर नहीं रहना है, वो है एक मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। शिवानी पूछो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक तो सबसे बड़ा डाउट ये है कि जैसे एग्जाम्स का क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अब, क्योंकि एक बार रिवीजन तो हो चुका है, मतलब ट्वाइस रिवीजन हो चुका है, तो अब नेक्स्ट कैसे क्या अप्रोच करें ये नहीं समझ आ रही है कि क्या करना चाहिए अब। मेंस और प्री लेके चलना चाहिए या सिर्फ अभी प्री पे ही फोकस करना चाहिए? देखो ये मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक डेट नहीं आ जाती हाँ। तब तक कुछ क्लैरिटी के साथ कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन अब ये तो जहाँ तक हो गया है कि अब 27 अक्टूबर को तो नहीं होगा पेपर, ठीक है, तो जी थोड़ा सा टाइम, जी 20-25% दिन का मेंस को रिवाइज करना शुरू करा जा सकता है, ठीक जी। है। बाकी जो लोग और बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हो, जिनको बहुत एंजाइटी होती हो, जिनका प्रीलिम्स कई सालों से ना निकला हो, वो जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक प्रीलिम्स ही पढ़ सकते हैं। क्योंकि जी ऑल्दो आई एम श्योर कि प्रीलिम्स नहीं होगा 27 अक्टूबर को, लेकिन फिर भी यस। वर्स्ट केस सिनेरियो में कुछ ऐसा हो जाता है तो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा चिंता हो जाती है, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा पैनिक कर जाएंगे कि रिमेनिंग टाइम में नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन यस इन मैम। योर केस शिवानी, आई वुड सजेस्ट मेन से स्टार्ट कर दो। बिकॉज मैम जैसे 22 में मेरा फ्री हो गया था, लास्ट ईयर नहीं हुआ था, तो नहीं होने का रीजन वही था। ये इशू मैंने आपसे एक बार और शेयर किया था कि जब मैं उस बार मैंने फर्स्ट रीडिंग में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस किए थे वो मेरे करेक्ट थे। जब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे रॉन्ग फिर ज्यादा हो जाते हैं, और ये इशू पता नहीं क्यों मेरी रिजॉल्व नहीं हो रही है। मतलब मैं इतने सारे टेस्ट दे रही हूँ, मैं एनालाइज भी कर रही हूँ, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं जैसे ही मैं थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे रॉन्ग ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। देखो ये पॉइंट आता है क्योंकि यूपी पीसीएस में फैक्ट्स इतने पूछते हैं, ठीक है, फैक्ट्स यस में मैम। गेस वर्क भी उतना नहीं हो पाता, यस मैम। लेकिन इसके लिए बस एक ही चाह रहा है कि हम इतना रिवाइज कर लें चीज़ों को, क्योंकि पूछेंगे तो वही ना, लिमिटेड, मतलब इतना भी लिमिटेड नहीं है, बट स्टिल दे हैव इतनी चीज़ें, तो उसी में से ही पूछेंगे। उसी में से अब हमें पूरा 150 क्वेश्चंस करने नहीं है, हमको क्वालिफाई करना है। इतना हम पढ़ लें, इतना अपनी चीज़ों को, बेसिक सोर्सेज को रिवाइज कर लें कि क्वालिफाइंग स्टेज को हम पार कर सकें, ठीक है। तो मीन्स आपके अकॉर्डिंग जैसे अभी मुझे 80% फ्री और 20% मेल्स हाँ। पे फोकस करना चाहिए। एक बार प्रीलिम्स की Okay. डेट क्लियर हो जाए तब हम आगे Yes, ma'am. स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि मेंस को कितना टाइम देना है, ठीक है। हम्म, अगर Okay. मार्च अप्रैल में होगा तो फिर प्रीलिम्स को अभी रोक ही देना है, ठीक है। क्या ही जी। करेंगे अभी प्रीलिम्स पढ़कर, फिर इतना तो पढ़ लिया है, जी है ना। जी तो जी। उसके लिए 2-3 दिन वेट करते हैं क्लैरिटी के लिए, ठीक है मैम, ओके, थैंक ठीक यू। है। विकास, कोई क्वेश्चन है आपका? चलो, किसी का कोई क्वेश्चन बचा? आकाश, आपका क्वेश्चन है? देखिए राम, देखिए GS3 जो है हमारा सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर पेपर डिले हो जाता है, व्हाट यू कैन डू इज, GS3 के लिए सबसे पहले तो एक बार सिलेबस को उठाओ। कुछ टर्म्स ऐसे हैं, जैसे वो डिफेंस सर्विसेज का एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 या 22 में पूछा गया था, ठीक है। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनकी हमारे पास होनी चाहिए, जिनके नोट्स जो स्टार्टिंग पोर्शन से आते हैं। अदरवाइज इकोनॉमिक्स हो गया हमारा, ठीक है, साइंस एंड टेक हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी बेसिकली करंट अफेयर्स से आती हैं, जो हमारा हो जाएगा विजन IAS की मैगजीन से, ठीक है। लेकिन सिलेबस में जो भी स्टैटिक टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे डिफेंस वाला मैंने एग्जांपल दिया, और एक पैरामिलिट्री फोर्सेस वाला है, राइट, तो वो उन सब के हमारे पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन वाले टॉपिक से अभी तक यूपी पीसीएस ने पूछा नहीं है, और वो करते क्या है, वो पूछ लेते हैं सिलेबस को उठाकर, सिलेबस के टॉपिक से एकदम जाकर क्वेश्चन बना देते हैं डायरेक्टली। तो जो टॉपिक्स अभी अनटच्ड है उनके पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो हमारे पास सारे टॉपिक्स, कोई भी सिलेबस का ऐसा टॉपिक होना नहीं चाहिए जिसके हमारे पास नोट्स ना हो, ताकि अगर वहाँ पर कुछ आ जाए तो हमको वहाँ सोचना ना पड़े। वहाँ पर सोचने का समय होता नहीं है, वहाँ पर आता है तो आता है, और फिर बना कर लिखना बहुत टफ हो जाता है,
ठीक है, किसी को बोलकर पूछना है? यस मैम। यस आरजू बताइए। मैम मुझे ये पूछना था, अगर जैसे अब एग्जाम अक्टूबर में होता है तो ठीक है, करंट अफेयर्स आपने जो स्ट्रेटेजी बताई वहां तक हो जाएगी, पर अगर दिसंबर में होता है तो एक बार करंट अफेयर्स के लिए बता दीजिए। क्या बता दूं करंट अफेयर्स के लिए? करंट अफेयर्स के देखो, फिर 8 महीने के करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हम जनवरी से कर रहे थे, फिर हम थोड़ा मार्च में शिफ्ट हो जाएंगे, मार्च से दिसंबर तक, नवंबर एंड तक, ठीक है। पर है ना, हमको सोर्सेज वही हैं, सोर्सेज में हमें कुछ चेंज नहीं करना है। आई दृष्टि भी अपना फिर से निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है उसकी, सब अपना अपना निकालते रहेंगे, ठीक है। पेपर डिले होगा तो सबका फायदा हो रहा है, सब निकालते रहेंगे अपने अपने कोर्सेज और अपनी अपनी मैगजीन, ठीक है। मैम मुझे पूछना था, आपने जो अपलोड कर रखे अपने चैनल पे करंट अफेयर्स पर मंथ करते हैं आप? नहीं, मैं पर मंथ नहीं करती हूँ, मैंने रिसेंटली एक्चुअली स्टार्ट किया है, और रिसेंट उसमें मैंने जनवरी से जून की जो घटना सार की किताब है उससे वो करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए, जिसमें 2-3 वीडियोस और आ जाएंगे, तो जनवरी से जून कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि जुलाई से फिर मैं पर मंथ जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं सबके ऐसे शॉर्ट नोट्स की तरह, ताकि सबको लर्न भी हो जाए, उनसे मंथ वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। क्योंकि मैम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में करंट अफेयर्स इतने हैं और फिर बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए कोई सोर्स मिलता नहीं है ऑनलाइन। सॉरी मैं नहीं समझी, क्या? मैम करंट अफेयर्स के लिए इतना कंफ्यूजन हो जाता है लास्ट में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बस 2-3 सोर्स ही मिलते हैं ऑनलाइन। नहीं, करंट अफेयर्स मैं करवा दूंगी, एक बार डेट की क्लैरिटी हो जाए करंट अफेयर्स मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो मैम आपके चैनल वाले सफिशिएंट रहेंगे आई दृष्टि के साथ? हाँ, चैनल वाले प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में मैं कुछ ना कुछ भेजती रहती हूँ, तो बीच बीच में उसके पे करंट अफेयर्स आते हैं तो उनको अपने सेव्ड मैसेजेस में कर लेना। मैं स्पून फीडिंग करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कोई चीज़ मिस ना हो, इसलिए बता रही हूँ। वीडियोस प्लस टेलीग्राम चैनल, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर कवर नहीं हो पाती, या फिर कोई टॉपिक हमने कवर कर लिया तो उसमें लग रहा है अच्छा ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो वो पोल के माध्यम से या कुछ कुछ करवा कर मैं करंट अफेयर्स पूरे करवा दूंगी, ठीक है। तो इतना कर लोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, थैंक यू मैम। ओके, श्रेया कुछ और पूछना है? हाँ मैम, ये पूछना था, आपने जैसे कहा कि नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, तो मैम जैसे PYQ में मैं टॉपिक्स सेलेक्ट कर लूँ, उसके पॉइंटर वाइज नोट बनाऊँ या फिर कॉम्प्रिहेंसिव पूरा नोट बनाना पड़ेगा? किसके नोट्स की बात कर रहे हो? थोड़ा सा मैम मेंस के मेंस में PYQ से नहीं हमें रेफरेंस लेना है। मेंस में हमारा जो पॉइंट है दैट इज सिलेबस उठाओ और उसके बाद हम उसके नोट्स बनाएंगे। हर सिलेबस के टॉपिक का नोट होना चाहिए मेंस में, ठीक है। हाँ, और मैम पॉइंट वाइज नोट्स होने चाहिए या फिर उसको पूरा आंसर पैटर्न में जो मुझे लिखना है वैसा? नहीं, पॉइंट वाइज, बिल्कुल पॉइंट वाइज रिवाइज करना आसान रहेगा। आंसर राइटिंग अलग होती है, जैसे कुछ लोग जैसे प्रोवाइड कर देते हैं आंसर्स के फॉर्म में, मुझे इसीलिए ये प्रॉब्लम है, मेरा ये कंसर्न है कि आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तब हमारे पास लिखने का तरीका अलग होता है। जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम पॉइंट्स में चीज़ों को लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आंसर में तो एक ही टॉपिक से 10 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक ही आंसर में अगर हम सारे डायमेंशंस हर चीज़ कवर करवा देंगे तो वो ना हमारी आंसर राइटिंग हो रही है और ना ही हमारे नोट्स बन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम अधर में लटक रहे हैं, ठीक है। कि एक आंसर के माध्यम से उन्होंने उसकी अगर हर चीज़ कवर करवा दी तो वो एक तरीके से सही आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैम जैसे मैम इन्वायरमेंट से अगर रिलेटेड में टॉपिक में, मतलब इन्वायरमेंट से मैं क्वेश्चन है कोई भी, तो अगर मैं उससे रिलेटेड कर रही हूँ तो उसके जितने भी पॉइंटर्स मैं कवर कर सकती हूँ उसके पूरे नोट्स बना लेने हैं। हाँ। फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डिफरेंट होगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली करनी है, सिलेबस उठाना है, एनवायरनमेंट में जो जो टॉपिक्स दिए हैं उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एक बार हमारे पास बेसिक नोट्स हो गए, कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे हैं इकोनॉमिक्स मैंने बताया या फिर साइंस एंड टेक बताया, ये वाले करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं इसमें, ठीक है। तो वो हमारे करंट अफेयर्स से विजन IAS को रेफर कर सकते हो, प्रहार मैगजीन्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, बाकी भी 2-4 हैं, तो किसी को भी रेफर कर सकते हो, फिर उससे रेफर करके उससे नोट्स बना लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो आकाश, आपको क्वेश्चन पूछना है? देखो मेंस के लिए एक बार थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए आरजू, उसके बाद मैं देखूंगी कि कैसे प्लान करना है, ठीक है। एक बार डेट क्लियर हो जाए उसके बाद करते हैं। ओके आकाश, देख रही हूँ, क्या देखूं चैट बॉक्स में? 1 पेजर व्हाट? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है चैट बॉक्स में, क्या देखना है मुझे? For GS 5 and 6, I checked and found 60 pre-prelims content we can rotate in mains. देखो ऑब्वियसली पढ़ाई और सब्जेक्ट्स तो सेम ही है, लेकिन GS 5 और 6 का प्री से कैसे रिलेट करोगे? फॉर एग्जाम्पल बताओ, लाइक यूपी मिनरल्स, ठीक है, हाँ यूपी मिनरल्स हमारे उसमें हमने रट रखे हैं, यूपी ड्रेनेज
अब यूपी एग्रीकल्चर की फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ठीक है, एग्रीकल्चर पॉलिसी को अगर आती है तो प्रीलिम्स में हम उसको उतनी डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, मीन्स में हमको उसके सारे प्रोविजंस, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्रीलिम्स में हम इतना डिटेल में उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं चीज़ों को, प्रीलिम्स में इतना एनालिसिस नहीं करते, मेंस में एनालिसिस करना पड़ेगा कि मिनरल्स हैं तो कहाँ पर कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं, कौन सा ऐसा ईस्टर्न वेस्टर्न सेंट्रल यूपी कौन सा ऐसा पार्ट है जो मिनरल्स जहाँ पर नहीं है। तो हम कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, बट यहाँ पर हमारा एनालिसिस वाला पार्ट आ सकता है। सिलेबस के प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट्स सेम हो सकते हैं, बट देन एनालिसिस आपको मेंस में करना पड़ेगा। तो सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा, राइट, कि एग्रीकल्चर कहाँ पर अच्छा है, कहाँ पर बुरा है, क्या रीजंस हैं, यूपी फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्या रीजंस है। अब कुछ चीज़ें ये है कि यूपी की अगर देखोगे तो GS 3 से मैच कर लोगे, ठीक है, कि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट किस में आ रहा है, GS 2 से कोई चीज़ें मैच करेंगी सिलेबस की, तो वो पैरेलली चीज़ें चलती रहेंगी, राइट। लेकिन प्रीलिम्स के भरोसे नहीं बैठा जा सकता कि प्रीलिम्स और वो सेम है, पढ़ाई तो सेम ही होगी। अगर यूपी का स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे हो वही हमको उसमें भी करना है, बट देन यू विल हैव टू एनालाइज एंड यू विल हैव टू गो इन डिटेल, थोड़ा सा डेप्थ में देखना पड़ेगा। ऊपर के सिर्फ पॉइंट्स लिखकर मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है आकाश। नेशनल मूवमेंट, हाँ नेशनल मूवमेंट में ये बताओ किसकी बात कर रहे हो। अब ये बताओ यूपी का, अब नेशनल मूवमेंट में तुमने पढ़ लिया कि यूपी के ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब पूछा जाएगा यूपी का कंट्रीब्यूशन, एनालाइज करो यूपी का क्या रोल था, महिलाओं का क्या रोल था। क्वेश्चंस जब PYQs देखोगे तो समझ में आएगा कि उसमें थोड़ा सा एक स्टेप अहेड होता है प्रीलिम्स से, ठीक है। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, बट आई एम able to convey what you are able to understand what I am trying to convey. Yes or no आकाश? Yes, good. पेपर देखो पक्का पोस्टपोन होने के चांसेस ही है मेरे ख्याल से, बाकी मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो लोग आयोग से ही तो इन्फॉर्मेशन निकाल कर ला रहे हैं, और आयोग से जब इन्फॉर्मेशन निकाल कर ला रहे हैं तो क्या ही गलत बताएंगे, ठीक है। जब अंदर बैठ कर कोई बता रहा है इन्फॉर्मेशन तो सही बता रहा होगा, दैट इज़ माई थिंकिंग, तो चांसेस नहीं है। UPPCS इकोनॉमिक्स का कौन सा सोर्स फॉलो करना है, इसके लिए मैं UPPCS के लिए जो भी इकोनॉमिक्स मेंस के लिए पूछ रहे हो तो मेंस हमारी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स से हो जाती है, ठीक है। कुछ 1-2 टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसके अलग से नोट्स बनाने होंगे, उसको नॉर्मल गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए ठीक है आकाश, ओके। देखो UPPCS एंड BPSC को मैनेज, जो भी हम 2 एग्ज़ाम दें उसमें हम देखें कहाँ पर पैरेलल है चीज़ें, ठीक है। जनरल स्टडीज़ में चीज़ें क्या पैरेलल हैं, कहाँ पर हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं, कौन सी चीज़ें हमको एक्स्ट्रा पढ़नी है। जो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा पढ़नी है उसके लिए हमें थोड़ा सा अलग से वो करना पड़ेगा, टाइम अलॉट करना पड़ेगा दिन का, ठीक है। हमें जैसे बिहार स्पेशल का कुछ करना है तो हम रोज़ डिसाइड कर लें कि रात में 8 से 10 हम बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें तो हमारी पैरेलल ही चल रही हैं, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये बताया, बाकी देख लो क्या क्या चीज़ें अलग अलग है, उस हिसाब से इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। मेंटोरशिप प्रोग्राम, ये तनु हम ट्राइंग, देखते हैं एक बार डेट की क्लैरिटी आ जाए उसके बाद ही कुछ आगे डिसाइड किया जा सकेगा। डेली 2025 में देना है अगर, तो सबसे पहले अगर कोई 25 के लिए शुरू कर रहा है, देखो एक मैं गूगल मीट अलग करूँगी 2025 वालों से रिलेटेड या 2026 वालों से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो पहली बात तो बेसिक्स कंप्लीट होने चाहिए, आंसर राइटिंग बाद की चीज़ है। पहले स्टार्टिंग के 6 महीने बेसिक्स कवर करो, बेसिक्स कवर करने के बाद प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं चलता, एंड देन आगे बढ़ते हैं हम आंसर राइटिंग। नहीं BPSC की तो मैं नहीं लाऊंगी टेस्ट सीरीज, बेसिक्स कंप्लीट है, गुड, तो फिर शुरू कर सकते हो आंसर राइटिंग, राइट 1 आंसर अ डे, शुरू करो, देखो कहाँ पर कमियाँ रह रही हैं, ठीक है। चलो फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं बचा? आरजू क्वेश्चन है आपका? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ पूछिए मैम। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर का अटेम्प्ट दिया था PCS का ही। तो मैम जब मैंने CSET का वो पेपर करा था, इसमें मेरे 150 मार्क्स के हिसाब से करेक्ट थे बिल्कुल, मैंने आंसर शीट में भी चेक किया था। बट मैम जो मार्क्स आए थे वो 78 आए थे। ऐसे कैसे हो सकता है?
मैं वही तो बोल रही हूँ कि अगर इस बार मैंने ऐसे किया, नंबर फिर भी ठीक करे अपने हिसाब से और नंबर कमाए तो कैसे होगा? देखो इसके लिए तो प्रोसेस फॉलो कर कर वहाँ पर ये मतलब इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन क्या प्रोसेस होता है वहाँ पर मार्क्स वार्क्स के लिए, वरना केस कर दो फिर आयोग पर ये कर सकते अरे मैम ऐसे क्या फायदा, पर ये है कि मैम फियर तो बैठ ही गया ना मन में। हैं। देखो एक मतलब 115 और आए कितने मार्क्स? 78। बहुत डिफरेंस है। एक तुमने सही से चेक किया है? यस मैम, सी सेट का मैंने बिल्कुल अच्छे से चेक किया था। फर्स्ट वाला जो पेपर था उसमें तो मैम मैं लेकिन ये फेल बताओ हुई थी, 78 भी कंफर्म आए था। तो क्रॉस तो हो गया ना, क्वालिफाई तो हो गया ना सीसैट। हाँ सी सेट क्वालिफाई हो गया, बट ये फियर है कि अगले टाइम अगर क्वालिफाई नहीं हो पाया और मैंने सही किया तो। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें आयोग क्या करता है, कुछ आंसर्स में लोग भेजते हैं कि ये वाला सही, जो आपने भेजी आंसर की ये गलत है, तो उसमें फिर वो अपनी तरफ से कुछ आंसर्स बदल देते हैं, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट्स को नहीं बताते कि हमने कौन से आंसर्स बदले हैं। तो हो सकता है इस केस के चक्कर में कुछ आंसर्स आपके ऐसे हुए हों जो बदल गए हों और मार्क्स में वेरिएशन आ गया। ओके मैम, क्योंकि मैंने उसी दिन चेक किए थे आते ही घर पे सबसे पहले। तो आते ही अगर चेक की थी तब तो आयोग की ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं होगी, किससे चेक? ऑफिशियल नहीं आई थी, बट मैम यूट्यूब चैनल्स पे जो सब दिखाते हैं ना कि सेशन वगैरह, तो ऐसे उन पर भरोसा कर लिया? ऐसे भरोसा नहीं किया मैम जाता है। भरोसा तो नहीं किया, बट ये है कि थोड़ा बहुत नेट से भी देखा इस हिसाब से। नहीं 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 नहीं, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा डिस्प्यूटेड रहते हैं और वो जो आंसर आयोग मानता है वही सही होता है, चाहे हम उसमें एड़ी चोटी एक कर दें, आयोग को जो मानना होगा वो वही मानेगा। इन केस उसको चेंज करना होगा तो वो चेंज कर देगा, और चेंज भी कर देगा तो हमको बताएगा नहीं, ठीक है। तो हो सकता है वो रीज़न रहा हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स में डिफरेंस हो, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है उनके बारे में हमको विचार नहीं करना है। हमारे हाथ में क्या है कि हम पढ़ाई करें और पास हो जाए, ठीक है। तो और पढ़ाई मैं सीटेट का जो हिंदी पोर्शन था, मुझे हिंदी थोड़ी कम आती है, मतलब तत्सम तद्भव जो भी था वो कहाँ से पढ़ना है मुझे? PN पांडे और हरदेव बहारी जो 2 किताबें बताई हैं उसमें हो जाएगा। मैम यूट्यूब चैनल नहीं है क्या कोई, क्योंकि मैम बुक्स हिंदी की नहीं पढ़ी जाएगी मुझसे। हिंदी की अगर बुक्स नहीं पढ़ोगे तो मात्राएं कैसे लगाओगे? मैम मात्रा का मैं प्रैक्टिस तो कर रही हूँ ना। देखो अगर YouTube चैनल से ट्रिक बता देंगे वो, ठीक है। जैसे विशेषण विशेष हमारे आरो यारो में आता है, ठीक है, संधि विच्छेद आता है, तो उसके लिए ट्रिक समझ लो। अब अगर लर्न करने हैं हमको 1000 तत्सम तद्भव शब्द, तो कोई YouTube वाला बोलेगा, अगर वैसे लर्न करना हो तो सर्च कर लेना, मुझे आइडिया नहीं है। अदरवाइज किताबें हैं सही मात्राओं के साथ, हमें पता है उसमें लिखा हुआ है, तो वैसे लर्न करना मेरी तरफ से आई थिंक ज़्यादा उचित ओके है, मैम। ठीक है। चलिए ओके मैम। चलिए तो फिर एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं बचा ना? हेलो। ये शुक्ला जी बताइए। जी मैम, मैंने पिछली बार यूपी पीसीएस का प्री दिया था, तो उसमें मेरा 1 या 2 नंबर से शायद EWS किया था, तो उसके नाते और नुकसान हुआ, तो उसमें से मैं नहीं हो पाया। तो मैंने घटना चक्र भी ठीक से नहीं लगाया था, मतलब कि 1 या 2 बुक ही लिया था। इस बार ज्यादातर बुक की घटना चक्र पढ़ चुका हूँ, साथ में थोड़ा बहुत लूसेंट से वैल्यू एडिशन किया है। तो क्या करें, फिर भी डर लग रहा है कि कहीं प्री ना हुआ तो 2-3 बार लगातार ऐसे, वो मतलब पहला अटेम्प्ट था मेरा, तो इस बार क्या करें कि हो जाए प्री। देखो मैं बता चुकी हूँ, प्रीलिम्स निकालने का एकमात्र उपाय है रिवीजन। जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, पहली बात तो मैं सिर्फ PYQs को ये नहीं कभी नहीं कहती हूँ कि सिर्फ PYQs पढ़ो और पास कर लो, क्योंकि पहली बात तो उससे पास होता नहीं है। और इन केस उन्होंने ऐसा पेपर दे दिया कि बहुत सारे PYQs आ गए, तब भी मझदार में लटकने वाली चीज़ रह जाती है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स के साथ PYQs को देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो भी हमने पढ़ रखा है, अगर हमने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स भी ले रखे हैं, तो हम उसको बहुत बार रिवाइज करें। क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे, जो भी किताब है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स हैं स्टैंडर्ड, वहीं से ही क्वेश्चंस बनेंगे। हमारा काम क्या है कि अगर वो क्वेश्चन बने तो वो हमारा वहाँ पर सही होना चाहिए, तभी हमारा प्रीलिम्स निकलेगा। रिविजन करना इज द की टू सक्सेस। रिविजन कीजिए जो भी आपने पढ़ रखी है, ठीक है। मैम ज्यादातर सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, टेस्ट हो उसमें भी गलत हो जाता, और उसमें भी मैंने जब एनालिसिस किया तो मेरा क्वालिटी के 3-4 सरल क्वेश्चन गलत हो गए थे। इसीलिए कई बार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पेपर थोड़ा सा 1.5 घंटे में टाइम में देने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि थोड़ी हमारी प्रैक्टिस हो कि हम उस माहौल को थोड़ा फील कर सकें। और दूसरी बात ये है, थोड़ा सा ह्यूमन नेचर है, गलत 1-2 क्वेश्चन ज़रूर होंगे कन्फ्यूजन में, लेकिन अगर 1-2 से ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है तो हमें ये थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं हम ज़्यादा वो कर रहे हों, एंशियस हो रहे हों, ज़्यादा पैनिक कर रहे हों, ठीक है, ज़्यादा हमने एग्ज़ाम से आशा लगा कर बैठे हों। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि पैनिक नहीं करना है। एट द एंड ऑफ द डे सारा खेल इसी का है।
चलिए फिर मैं एंड करती हूँ मीट को। शुभम बताओ। मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम, ये था कि मैम न्यूज़पेपर अभी जो है एडिटोरियल के अलावा नहीं पढ़ रहे हैं या फिर कभी कोई मिस हो जा रहा है, तो मैम उसको भी कंटिन्यू करना है कि अभी छोड़ देना है? नहीं कंटिन्यू करो, अभी 27 अक्टूबर का तो एग्ज़ाम है नहीं, तो अभी पढ़ो। जी ठीक है, ओके थैंक यू। चलिए ठीक है, फिर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। किसी का कोई क्वेश्चन बचा होगा तो मैं टेलीग्राम पे उसका रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, चलो अब ऐड होने का टाइम नहीं आ गया है, अब इसको एंड करते हैं। ओके एवरीवन, बाय बाय।